जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान ये चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, किस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो उसके लिए सबसे पहला काम कि आपको कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और उसके बाद जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो उस कैलकुलेशन को कैसे छोटा करेंगे, कैसे ऑप्शन के मदद से हम आंसर करेंगे। जैसे ऑप्शन का मदद लेंगे तो कभी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कभी यूनिट डिजिट लगाएंगे, कभी विभाज्यता का नियम चेक करके कैसे कम समय में कर लेंगे वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक बच्चे वहां पे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आप भी जाइए, वहां जुड़ जाइएगा और पीडीएफ लेके एक बार उसी अप्रोच से सॉल्व कीजिए जिस अप्रोच के साथ क्लास में आपको बताया गया था। और आप वैसे कर लेते हैं, उस पर आपका पकड़ रहेगा तो एग्जाम हॉल में भी आप कम समय में क्वेश्चन कर पाइएगा। हम लोग आज का सेट नंबर 20 है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के वजह 950 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया लेकिन 1 केजी के स्थान पर वह कितना दे रहा है? तो 950 ग्राम दे रहा है तो उसको लाभ होगा। वो कम दिया तो उसको लाभ हुआ होगा। अब कैसे पता करेंगे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो रेशियो से हम इस प्रश्न को बना लेंगे। और कैसे रेशियो बनाएंगे? तो आपको कहे थे इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो आप रेशियो कम से ज्यादा बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी लाभ हो तो रेशियो कम से ज्यादा। तो कम वाला मान कितना है? आप कहिएगा कम वाला मान तो आपका 950 था। और ज्यादा वाला मान कितना है? तो ज्यादा वाला मान 1000 है। अब 50 से काट लीजिएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा? 19:20। यानी सीपी के स्थान पे क्या लिखिएगा? 19 और एसपी के स्थान पर 20। कितना का लाभ है? तो कहिएगा लाभ है तो प्लस लिख लेते हैं। कितना का लाभ? 1 का लाभ। किस पर? तो 19 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देना है। अब 1/19 गुना होगा 100 से तो 100/19 और 100/19 को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 5.5/19% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी लाभ हो तो रेशियो कम से ज्यादा, जब भी लाभ हो तो रेशियो कम से ज्यादा, और जब जब हानि हुआ हो तो रेशियो ज्यादा से कम लिखिएगा। और आप रेशियो मेथड से इस प्रश्न को हमेशा बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता तो आप देखते और आंसर कर देते 2 से 3 सेकेंड में। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है बोथ एंड स्ट्रीम का? तो जब भी धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल दोनों जुटेगा, यानी नाव का चाल और धारा का चाल जुट के आता है धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में 20 है ना, तो नाव के चाल को आप x मान लीजिए, धारा के चाल को y मान लीजिए। तो आप क्या लिखिएगा कि x + y कितना है? 20 है। धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा। और जब भी विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाता है तो x - y लिखेंगे। x आपका नाव का चाल है, y आपका धारा का चाल है। तो x - y आप क्या लिखिएगा? तो कहिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको x और y का मान निकालना है तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा और आधा कर दीजिएगा तो x का मान, y से y कटेगा और 2x का मान 32 हो जाएगा। फिर x निकालिएगा तो x आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिएगा। y जब निकालने आइएगा तो x से x कटेगा, 2y बराबर आपका 8 हो जाएगा। y का मान निकालिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
कहाँ है 4 किलोमीटर और 16, x के स्थान पर 16, यानी नाव का चाल 16 और धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप कॉन्सेप्ट जानती तो तुरंत जोड़ के आधा घटा के आधा करते आपका आंसर आ जाता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई बताइए। एक बेलन को पिघलाया गया और उस बेलन की जो त्रिज्या थी ना, उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। एक का ऊंचाई दे दिया, एक का ऊंचाई आपसे पूछा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब भी एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति का रूप दिया जाए तो उस केस में हम दोनों आकृति का आयतन बराबर कर देते हैं, आयतन इक्वल करते हैं। एक का मान दिया रहेगा, उससे आप पूछ लेगा। तो किसको पिघलाया, बेलन को, तो बेलन का आयतन क्या होता है, कहिएगा बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 8.8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको मालूम था कि 8.8 सेंटीमीटर है। अब शंकु का आयतन उस साइड लिखा जाएगा, पिघला के शंकु बनाए हैं, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर के स्थान पर यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है उसी त्रिज्या वाले, यानी दोनों का त्रिज्या बराबर है। अब क्या करेंगे, बेलन का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब इस साइड बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और इस साइड शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिएगा कुछ कुछ यहाँ कट रहा है, तो क्या क्या आपका कट जाएगा, अब कहेगा पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ 8.8 है और 3 से गुना कर दीजिएगा, उस साइड केवल h बचेगा, तो h का मान कैसे निकलेगा, 3 गुने 8.8। अब गुना कीजिएगा तो आपका h का मान कितना आ जाएगा, 26.4। तो कहाँ है 26.4 सेंटीमीटर, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 26.4 सेंटीमीटर। अब 26.4 सेंटीमीटर जो था शंकु का क्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया। यानी उस बेलन को पिघलाकर जो शंकु बनाए थे उस शंकु का ऊंचाई कितना है, तो 26.4 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% की क्रमिक छूट देने के अतिरिक्त 244 रुपया कम करने के बाद 7100 में बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 244 रुपया कम किए, उसके बाद कितना में बेचे हैं, तो आप कहिएगा 7100 में बेचे हैं। वो 244 नहीं कम करते तो कितना में बेचते, तो 7100 से 244 ज़्यादा में बेचते। तो अब अंकित मूल्य को मान लीजिए कि x होगा अंकित मूल्य, और इस पर कितना छूट दिए पहली बार में, 15%। 15% छूट दिए तो 85% दिए। अब प्रतिशत हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, 85/100 को आप काट लीजिएगा, 17 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर अगली बार क्या करते हैं, फिर 4% का छूट देते हैं। तो अब इसका 96% पर दिए, तो इसका क्या करेंगे, 96 और बट्टा में 100 लिखिए, या इसको काट के आप 24/25 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं आप, 24/25, तो 24/25 लिखिए। और बराबर में क्या लिखेंगे, इसमें से 244 रुपया छूट नहीं देते तब कितना में बेचते, तो 7100 और प्लस 244, तो आप क्या कहिएगा, 7344 में बेचते। अब तो आपको यहाँ काटा कुट्टी करना होगा, तो सबसे पहले हम 17 से काटते हैं इसको। आप इसको 17 से काटिएगा तो 17 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ काटिएगा इससे तो 17 चौके 68। उसके बाद आपका क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, फिर 17 तिया 51 और फिर 17 दूना 34। अब 24 से काटिएगा तो 24 से आपका ये कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में 24 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब x का मान आप कैसे निकालिएगा, तो x का मान निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, तो x बराबर 20 गुने 25, तो 20 को आप 25 से
गुना के लिए, और गुना में आपका क्या आ जाएगा, वो 18 आ जाएगा। फिर 18 से गुना कर दीजिए। अब 20 को आप 25 से गुना कीजिएगा तो 500 होगा, और 500 को 18 से गुना कर दीजिएगा तो 9000 हो जाएगा। कहाँ है 9000? आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था, 9000। क्वेश्चन केवल एक लाइन का था, इतना लिखना है और 2 बार छोटा छोटा काट के आप आंसर कर लेते हैं। और बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से फिर घटाएंगे 244, एक स्टेप ज़्यादा बनाएंगे। तो आप वो एक स्टेप ज़्यादा न बना के लास्ट में जो कहा गया 244 रुपये और छूट देंगे तब 7100 में बेचते हैं, तो आप वो छूट नहीं दीजिए और उसको 7344 के बराबर कर लीजिए, फिर काट के अंकित मूल्य निकाल दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है, प्रिया अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और फिर भी 18% का लाभ अर्जित करती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य 944 रुपया है। यानी पहले ये अंकित मूल्य पर छूट दी है, बेची, उसके बाद फिर भी इसको लाभ हुआ। तो इस टाइप के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो एक गोल्डन फॉर्मूला है सीपी से एमपी का रेशियो, आप उसको याद रखिएगा। उस टाइप का प्रश्न बार बार हर सेट में पूछा जाता है। कभी आपसे तुलना करवा के एक का मान दे के एक पूछ लेगा, जैसे अभी आपका अंकित मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य पूछ लिया। कभी क्रय मूल्य दे देगा, अंकित मूल्य पूछ लेगा। कभी उसका अनुपात पूछ लेगा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का क्या अनुपात रहा होगा। कभी पूछेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रहा होगा। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, वो फॉर्मूला आपका क्या है, सीपी बट्टा एमपी। सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एमपी बोले तो अंकित मूल्य। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि 100% और माइनस में डी बोले तो डिस्काउंट परसेंट, और नीचे में आपका क्या आएगा, तो 100% और प्लस में पी बोले तो प्रॉफिट परसेंट। ये सीपी से क्या होगा, आपका एमपी का रेशियो होगा। इसी फार्मूला पे आप बैठाते हैं तो ऊपर में आपका सीपी है, डिस्काउंट कितना दिया, तो 5% छूट दिया, 100 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सीपी ऊपर में है, ऊपर 95 होगा, और नीचे क्या लिखिएगा, 18% लाभ हुआ तो 100 प्लस 18 तो क्या आ जाएगा, 118। यानी ये सीपी है, ये एमपी है। कटेगा तो काटिए और नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। और ये एमपी है अनुपात में, और रियल में अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है, तो कहिएगा 944 है। तो ये 118 रियल में किसके बराबर है, तो कहिएगा रुपया 944 के बराबर है। तो ये कितना गुना है उसका, तो आप कहिएगा ये आपका 8 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य था 95 यूनिट, तो ये भी अपने आपका 8 गुना होगा। अब ये कैसे 8 गुना है वो कैसे पता करेंगे, तो 944 में 118 से भाग दीजिएगा, 8 बार में कटेगा, यानी इसमें 8 से गुना होके 944 आया। उसी प्रकार 95 में 800 गुना करके जो भी आएगा वो आपका क्रय मूल्य होगा। तो अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800 में से 40 कम 760 कितना हो जाएगा, जब 95 को 8 से गुना कीजिएगा रियल में रुपया में तो 760। अब कहिएगा कैसे आप गुना कर लिए, तो थोड़ा देर के लिए इसको 100 मान लिए और 100 को 8 से गुना कर दिए तो 800 आ जाएगा, और ये 100 से 5 कम था तो 8 पंचे 40, 40 घटा दिए 800 में से। ऐसे गुना भाग को हम एग्जाम हॉल में कम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x और y का अनुपात 3:4 है तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको x और y का अनुपात दे दिया, अब दोनों में क्या संबंध है वो ऑप्शन दे रखा है। उस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, x y का 75% है, मतलब x 3 है y 4 है, तो x बोले तो 3 किसका, तो y का कितना प्रतिशत है निकालिएगा, तो 100 से गुना करना होगा, यानी 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो आपका आ जाएगा 75%। और उसके बाद आगे भी कुछ कहा गया, आगे क्या कहा गया है, और yx का 133.33% है, तो y है कितना, तो कहिएगा y अनुपात में 4 है। किससे तुलना किया है, x से, कहा y x का कितना प्रतिशत है, तो y 4 है, 4 3 का कितना प्रतिशत है,
तो 100 से गुना कर देंगे। किसी को भी प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा ही। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 133.33%। इसका मतलब कि पहला कंडीशन जो भी बात बोला गया वो आपका क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम समावर्तक 180 है, उसका महत्तम समावर्तक डैश होगा, उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। संख्या रियल में नहीं दिया, संख्या का क्या दिया, अनुपात दिया कि संख्या 4, 5 और 6 के अनुपात में है। उसका लॉसो दे दिया और मौसो पूछ रहा है। तो अनुपात में जब भी संख्या देना तो आप तो अनुपात में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा दूर के लिए सबको आप x मान लीजिए कि ये संख्या 4x है, ये 5x है, ये 6x है। अनुपात में है तो पक्का 4, 5, 6 तो होगी नहीं, तो हम कांस्टेंट कोई लगा लेंगे कि संख्या 4x, 5x और 6x होगी। ठीक है, तो अब संख्या 4x, 5x, 6x का लॉसो कितना है, लॉसो बोले तो एलसीएम 180 है। आप लॉसो निकालिए तो आपको लॉसो कितना आएगा, यानी एलसीएम। तो आप निकालिएगा 6x और 5x और 4x का लॉसो, तो कहिएगा 60x हो जाएगा। सब में हम थोड़ा देर के लिए x लगा लिए थे कि संख्या का जो अनुपात है ना, इसमें यहाँ आप x लगा लीजिए, यहाँ भी आप x लगा लीजिए और यहाँ भी आप x लगा लीजिए। फिर इसका लॉसो निकालिए तो लॉसो आ गया 60x। और आपसे क्या पूछा गया, HCF पूछा गया, तो आप HCF निकालिए तो HCF आ जाएगा x। क्यों, 4x, 5x, 6x का HCF x आएगा। अब कहिएगा सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे x का मान पूछा गया और दोनों चीज आप निकाल लिए। 60x निकाले आप लॉसो, और लॉसो है रियल में कितना, कहिएगा 180 है। तो इस 60x का मान कितना दे रखा है, कहिएगा 180 दे रखा है। यहाँ से x का मान निकालिएगा 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, HCF पूछा, यानी x पूछा, x के स्थान पे क्या रखिएगा, 3 रखिएगा। आपका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ था 3, आपके ऑप्शन नंबर ए में। पहले आप x मानिए और x में बताइए कि लॉसो और मौसो क्या है, फिर एक दे रखा था उससे तुलना करके x का मान निकल जाएगा। फिर जो आपसे पूछा गया वो आप बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन भी अगर इस प्रतिशत का आपको भिन्न याद होता और कैलकुलेशन कम समय में आप करते तो बहुत कम समय का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन को ऑप्शन के मदद से कैसे हम कम करेंगे। आइएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 8% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो पहले वर्ष 12.5% वृद्धि है ना, तो 12.5% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। कहिएगा कितना, तो 1/8 है, वृद्धि है तो जोड़ेंगे, जोड़ के 9/8 लिखेंगे, यानी 8 होगा अनुपात में तो 1 का वृद्धि होकर 8 से 9 होगा। अब ये 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है, वो आपको कैसे पता होगा, तो जब भी आपको प्रतिशत का क्लास बताएंगे तो उसमें सभी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो आपको बता देंगे, वो आपको ध्यान में रहेगा, आप कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो कहिएगा कितना जनसंख्या था वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका 3200 था और पहले वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, तो 12.5% किससे गुना कर देंगे, 9/8 से। 12.5% का मान 1/8, वृद्धि हो तो जोड़ के गुना करेंगे 9/8 से। और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हुआ, तो यहाँ से अब 8% का आप कमी कर लीजिएगा, तो 8% कमी मतलब 92%, प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में 100 आएगा। यहाँ 92% लिखिएगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 आएगा। अब इसी को सॉल्व करके आंसर करना है, तो 0 से 0 तो काट लीजिएगा, उसके बाद गुना भाग थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसको कैसे कम करें वो सीखना है हम लोग को। अब देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो 800 हो जाएगा नीचे में, और 32 को काटिएगा तो कितना बार में आपका कट जाएगा, 4 बार में ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अब 9 चौके 36, और 36 को फिर किससे गुना करना होगा, 92 से। तो क्या एग्जाम में गुना करने जाएंगे
बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इकाई अंक चेक कर लेंगे और इकाई अंक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 6 है। यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। यानी आंसर का इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। आंसर जो भी हो लेकिन उसके लास्ट का अंक 2 होना चाहिए। तो अब कहाँ कहाँ 2 नहीं है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम ये देख रहे हैं कि मेरा आंसर जो भी आ रहा है ना, वो 36 से गुना होके आ रहा है। और 36 से गुना हो रहा है तो 9 का भी वो गुणज है, इसमें 9 भी छुपा हुआ है, 9 गुणित 4 है। अब आंसर जो भी आएगा ना, वो 9 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ये 36 से गुना होके आंसर आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका 9 से कट रहा है, ये चीज आप चेक कर लीजिए। तो 9 का नियम क्या है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, यदि अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा अंकों का जोड़ कितना है, तो 3 3 6 1 7 और 2 9, ये पूरी संख्या 9 से कट रही है। और इस ऑप्शन में देखिएगा तो 4 3 7 1 8 2 10, इसका जोड़ 10 आया, ये 9 से नहीं कटेगी। तो आंसर आप क्या क्या हो जाता, बी हो जाता। और ये काम आप शुरू में भी चेक कर सकते थे, जब 3200 का आप किए ना 9/8, तो आपको चेक करना था आंसर 9 का क्या होगा, गुणज होगा। 9 का गुणज चेक करके कम समय में आप आंसर कर सकते थे इस प्रश्न का। वैसे प्रश्न कोई टफ नहीं था, इस प्रश्न को सभी बच्चे करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रश्न करना केवल महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कम समय में प्रश्न को करना है, तभी आप अगले बच्चे से आगे हो पाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न जब भी आता है एग्जाम हॉल में तो मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को छोड़ते हैं। और इस प्रश्न में 2 चीज पूछ लिया गया है, कभी कभी तो 1 चीज ही पूछा जाता है, यहाँ 2 चीज पूछ लिया गया। तो क्या क्या पूछा है वो समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा कि एक ही बिंदु से शुरू होने वाले 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में 2 प्रतियोगियों ए और बी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उन्हें पहली बार मिलने में समय के बीच का अंतर सेकंड में ज्ञात कीजिए। आप पहले क्वेश्चन आया होगा, पहले का सेट आप किए होइएगा, तो वहां केवल ये क्वेश्चन था कि समान दिशा में जाते हैं तो पहली बार मिलने में समय बताइए, या विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो पहली बार मिलने में समय बताइए। यहाँ वो ना पूछ के यहाँ पूछा एक बार समान दिशा में जा रहे हैं और एक बार विपरीत दिशा में, है ना। यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं तो उन दोनों के बीच ट्रैक पर पहली बार मिलने में समय का अंतर बताइए। तो अलग अलग हम समय निकाल लेते हैं कि जब समान दिशा में गए होंगे तो कितना समय बाद पहली बार मिले होंगे, और जब विपरीत दिशा में गए होंगे तो कितना समय बाद पहली बार मिले होंगे। तो दूरी के स्थान पे तो 5000 मीटर लेंगे और चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति है, एक केस में समान दिशा है, एक केस में विपरीत दिशा है। जब वो समान दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होता है, और जब वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल उनके चालों का योगफल होता है। तो दोनों केस में आप समय निकालिएगा। फर्स्ट केस में समय निकालने जाइएगा, उसको हम मान लेते हैं आपका T1। T1 कब, जब वो समान दिशा में जाते होंगे तब, और समान दिशा में जाते होंगे तो दूरी तो 5000 मीटर ही होगा, और चाल निकालना है हमको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, या दूरी बराबर चाल गुने समय, तो वहां से समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा चाल। तो दूरी के स्थान पर 5000 मीटर लिखेंगे, और समान दिशा में जाए तो चाल घटेगा, यानी चाल का अंतर लेंगे तो अंतर कितना है, 54 और 36 का 18 है। ये समान दिशा के लिए है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में लाइएगा 5/18 से गुना करके। क्यों, क्योंकि दूरी आपका मीटर में था तो चाल भी आपका मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। अभी 18 से आप 18 को काट लीजिएगा, इस 5 से उसमें भाग दे लीजिएगा, तो आपका फर्स्ट केस में यानी समान दिशा में कितना समय आ जाएगा, तो कहिएगा 1000 सेकेंड लगेगा जब वो समान दिशा में जाएंगे तब।
अब विपरीत दिशा में समय निकालते हैं, यानी t2 का मान निकालते हैं। तो विपरीत दिशा में भी दूरी तो आपका 5000 मीटर ही रहेगा, और चाल के स्थान पर चाल को जोड़ेंगे तो दूरी के स्थान पे क्या लिखिएगा, दूरी के स्थान पर 5000 मीटर, और चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में है तो दोनों चाल को जोड़ेंगे, 54 और 36 को जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में ले आइए। 18 से काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, और 25 से पूरा में भाग दे लीजिएगा तो कितना समय आ जाएगा, कहिएगा 200 सेकेंड आ गया। यानी ये जब वो समान दिशा में गए तब कितना समय लगेगा पहली बार मिलने में, और ये जो समय है जब वो विपरीत दिशा में गए तब पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा। तो एक में 1000 है, एक में 200 सेकेंड आया, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, तो कहिएगा 1000 में से 200 घटाएंगे, 800 सेकेंड का क्या था, अंतर था। कहां था 800 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये बस जब भी आएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप उसको कीजिएगा, और उसी सब प्रश्न को जब आप कम समय में करने लग जाइएगा तो समझिए आप सिलेक्शन के करीब है। अब आप अगले बच्चे से आगे हो सकते हैं उन सब प्रश्न को यदि आप कर लेते हैं तब। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला पर आधारित है, सभी बच्चे इसको करेंगे, लेकिन इसको कम समय में कैसे किया जाए वो आपको सीखना है। तो सीखते हैं हम लोग। कहा है यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला पर है, लेकिन गुना भाग को हम कैसे कम करेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है शंकु के लिए, तो आप कहिएगा पाई आर और इंटू में आर प्लस एल होता है। सबका मान रखना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ क्या रखिएगा आप पाई के स्थान पर, तो कहिएगा पाई के स्थान पर 22/7 रखेंगे। आर के स्थान पर क्या दे रखा है, तो 17 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पे आप 17 लिख लीजिएगा, और अंदर में 17 प्लस 25 कीजिएगा, एल प्लस आर है या आर प्लस एल है, दोनों को जोड़ लीजिएगा 17 और प्लस में क्या कीजिएगा 25 कीजिएगा। तो 17 25 को जोड़िएगा तो 42 आएगा, और इस 7 से काट लीजिएगा इस 42 को, इस पूरे 42 को, तो कितना बच जाएगा 6 बचेगा। इसको एक स्टेप हम छोटा कर लिए कि 17 25 को जोड़ेंगे तो 42, और इस 7 से काट लेंगे तो वहाँ 6 बचेगा। अब कैसे आंसर करेंगे, तो 22 तो आना ही आना है, गुना में फिर 17 है, और गुना में क्या है आपका 6 है। तो इसी गुना को ना करें और कम समय में कैसे हम आंसर करते, तो इकाई अंक चेक करते, देखते हैं 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, इकाई अंक 4 बनेगा। अब उस 4 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, यानी आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। तो केवल एक ही वैसा ऑप्शन था जहां आंसर का इकाई अंक क्या था 4 था। तो ये गुना भाग जो बच्चे नहीं करेंगे वही थोड़ा कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ आप इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगाते और क्वेश्चन को बना लेते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज का क्वेश्चन है। ये प्रश्न केवल और केवल 2 से 3 सेकंड का है, केवल यदि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मालूम है तब। अगर बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, 10-20 सेकंड लग जाएगा, और कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगा, आपको मालूम होता, तो ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था। अब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन वो सीखिएगा। तो कहा 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए इसमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 11 गुने 7.5, तो आप 11 का योग निकालिएगा तो कहिएगा 11 और गुना में 7.5 लिखेंगे, और इसमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़े तो उसको भी ऐड कर दीजिए। 12वीं संख्या को मान लिए कि वो संख्या x होगी, तो ये 11 संख्या का योग है और प्लस में 12वीं संख्या। ये आपको बेसिक बता रहे हैं, और फिर बेसिक के बाद एग्जाम हॉल में कैसे करते वो भी आपको बताएंगे। तो ये टोटल 12 का योग हो गया, और ये किसके बराबर होगा, तो आगे कहा गया कि 12 संख्याओं का औसत क्या हो जाए 8.5 हो जाए। तो इधर 12 का योग इधर 12 के योग के बराबर होगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 82.5 होगा।
अब इसको कैसे किए, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा देर के लिए 10 से गुना कर दिए, 75 आया और उसमें 7.5 जोड़ लिए और प्लस में क्या लिखेंगे, तो x लिखिएगा और उस साइड गुना कीजिएगा तो 12 8 96 और 96 के बाद 6 उसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। फिर x का मान निकालिएगा तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, तो 102 में से 82.5 को घटा लीजिएगा तो 19.5 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ है 19.5, तो ऑप्शन नंबर सी में। ये तो रहा इसका बेसिक तरीका कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करें, और एग्जाम हॉल में इसी को कैसे करना था वो सीखिए। तो आप कहिएगा 11 संख्याओं का औसत 7.5 था, तो 12वीं संख्या जो भी जोड़े होंगे ना वो भी 7.5 तो होना ही चाहिए, तो 7.5 तो उसको होना ही चाहिए, तो 7.5 तो वो होगा ही होगा। और उसके आने से औसत में कितना वृद्धि हुआ, तो कहिएगा पहले 7.5 था आज 8.5 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ, 1 का वृद्धि हुआ तो 1 लिख लीजिएगा। और कितना संख्या पर हुआ, तो 12 पर हुआ। कैसे 12 पर हुआ, क्योंकि पहले से 11 संख्या और एक उसके आने के बाद 12 संख्या हो गया। आने के बाद तो हम माने हैं सब 7.5 होगा, और वो आया तो औसत को 1 से बढ़ाया तो 12 का न बढ़ा होगा, औसत तो सबका होता है तो सबका बढ़ा होगा, तो 12 गुने 1 कर लीजिएगा, ये आपका 12वीं संख्या निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 19.5। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे करना था और बेसिक से ऐसे करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। ये किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचती है तो उसे अर्जित लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी एक वस्तु को एक महिला किसी भी मूल्य पर बेची है तो उसको 30% लाभ हुआ। अब वो कहती है कि इस वस्तु को हम दोगुने मूल्य पर बेचेंगे तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो आप बताइए। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा, तो 100 यूनिट होगा या 100 होगा, ठीक है। अब इसको बेचने पर 30% का क्या मिला, लाभ मिला। फर्स्ट केस में तो 30% लाभ मिला होगा तो कितना में बिकेगा, कहेगा इसमें 30% ऐड करना पड़ जाएगा और 100 का 30% 30 होगा तो ये 130 में बिका होगा। और फिर महिला अब क्या कहती है कि वो यदि दोगुने में बेचती, यहाँ कहा गया दोगुने मूल्य पर बेचती है तब लाभ बताइए। वो बेच रही है 130 में, 100 का सामान था तो 30% लाभ हुआ। अब वो दोगुने मूल्य पर बेचेगी तो 130 के दोगुना पर बेचेगी, तो अब नया एसपी कितना हो जाएगा, आप निकालिएगा न्यू एसपी। तो न्यू एसपी यानी न्यू सेलिंग प्राइस, तो अब आपका कितना हो जाएगा, इसका दोगुना लिखिएगा तो 260। पहले 130 में बेच रही थी, अब 260 में बेचेगी। और क्रय मूल्य तो 100 है, आपसे लाभ पूछा गया तो 100 का सामान कितना में बिक रहा, 260 में, तो 160 ज्यादा में बिक रहा है तो लाभ कितना का होगा, 160% का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 100 से कोई चीज जितना ज्यादा हो उतना ही वो प्रतिशत में भी ज्यादा होता है। जैसे आप यहाँ देखिए 100 से 30 ज्यादा था ना तो प्रतिशत में भी 30 था, यानी 100 से कोई भी चीज जितना ज्यादा हो वो रियल में भी उतना ही ज्यादा होगा प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत निकालने जाएंगे तो तुलना 100 से करेंगे, नीचे में 100 आता है और 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए 100 से 160 ज्यादा है तो प्रतिशत में भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 160% लाभ होगा जब वो दोगुने मूल्य पर बेचेगी तब। अब अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ए और बी मिलकर कोई काम 20 दिनों में कर सकते हैं जबकि बी अकेले उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को ए अकेले पूरा करने में कितना दिन लेगा। अच्छा, दोनों आदमी मिलते हैं तब कितना दिन लगता है, तो कहिएगा आप ए प्लस बी जब दोनों आदमी मिलके काम करते हैं तो ए और प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेते हैं, तो 20 दिन में कर लेते हैं, तो 20 डे लिख लीजिएगा। और कौन फिर बी अकेला करता है, तो बी अकेला उस काम को 25 दिन में कर देता है। तो टोटल काम निकालिएगा, इन दोनों का क्या ले लीजिएगा, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल काम निकालिएगा, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 20 और 25 का एलसीएम 100 होगा। यानी टोटल काम कितना था, 100 था और इसको 20 दिन लगा, ये दोनों मिलके किए तो इन दोनों का क्षमता कितना होगा प्रत्येक दिन के लिए,
5 क्षमता से ये लोग काम कर रहे होंगे। 20 दिन लगा है दोनों को 100 काम करने में, तो प्रत्येक दिन 5 क्षमता से काम हो रहा होगा। और उसी प्रकार बी को लगा 25 दिन, तो बी प्रत्येक दिन 4 क्षमता से काम कर रहा होगा। यानी ए बी मिलते हैं तो 5 के क्षमता से काम हो रहा है, बी अकेला 4 क्षमता से काम किया, तो इसमें ए का क्षमता कितना होगा? आप कहेगा ए का क्षमता 1 होगा। सभी जगह हम क्षमता को घेर के लिखते हैं। और बी का क्षमता कितना होगा? 4 होगा। तो दोनों मिलके 5 हो गए और बी अकेला यहाँ 4 था। आपसे पूछा ए को कितने दिन लगेंगे, अकेले पूरा करेगा तब। अब ए को कितना समय लगेगा? तो कहिएगा ए का क्षमता तो प्रत्येक दिन 1-1 का है और टोटल 100 काम था हमारे पास, और वो 1-1 काम करेगा तो उसको कितना दिन लग जाएगा? 100 दिन लग जाएगा। कहाँ है 100 दिन? आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 100 दिन। ये सब प्रश्न इजी होते हैं, ये सब प्रश्न सभी बच्चे करेंगे। जो प्रश्न पीछे आया था वो भी कुछ टफ प्रश्न थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन में आप समय अपना बचा सकते थे। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न कह रहा है एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। यहाँ दूरी सेम है ना, वो घर से कार्यालय जाती है, कार्यालय से घर आती है, दूरी सेम है और दो अलग अलग चाल से तय कर रही है। तो औसत चाल के लिए बोले तो एवरेज वेलोसिटी क्या फार्मूला आपको लगाना है? 2 गुने एक्स वाई और बट्टा में x प्लस वाई। तो आप क्या कीजिएगा? 2 गुने 40 और गुना में क्या कीजिएगा? 70, और नीचे क्या कीजिएगा? 40 प्लस 70, तो आपका क्या आ जाएगा? 110। अब 1 0 से आप 1 0 काट लीजिएगा, 80 और 80 को 7 से गुना कर लीजिएगा तो 560, और 560 में 11 से भाग देना है। भाग दे लीजिएगा 50 बार में पूरा पूरा आपका कट जाएगा, 10 बच जाएगा, तो 10/11। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50.10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था। और कौन सा फॉर्मूला? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब दूरी कांस्टेंट हो तब। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 और 320 का तृतीय समानुपाती। अब तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन को बोलते हैं। ये रेशियो का प्रश्न है और यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी आपसे तृतीय समानुपाती, कभी मध्य समानुपाती, कभी चतुर्था समानुपाती। आप पीछे का क्लास देखे होइएगा तो वहाँ भी इस टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा? तृतीय समानुपाती। 2 संख्या देगा, आपसे तृतीय समानुपाती पूछेगा तो आप दूसरे संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा। दूसरे का स्क्वायर यानी 320 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 320 का स्क्वायर क्या होगा? 320 और गुना में 320 और बट्टा में पहले संख्या से भाग देना है। किसी का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना, और पहले संख्या से भाग देंगे तो पहला संख्या 16 है, 16 गुना 32 काट लीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा आपका? 20 बार में, और 20 को गुना कर लीजिएगा 320 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64/00। कहाँ है 64/00? तो ऑप्शन नंबर ए में। ये सब प्रश्न आप आसानी से बना लीजिएगा अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा तब। अब अगला ही क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इजी है लेकिन खूब क्वेश्चन में घुमा दिया है, लाइन को खूब घुमाया है। एक स्टेप आप इधर से उधर किए तो आप गलत आंसर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा 18 और 24 से विभाजित सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप कहिएगा 18 और 24 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 72 है। कैसे निकाले? तो इन दोनों का लॉसल ले लेंगे। छोटी से छोटी संख्या तो लॉसल होती है, तो 18 24 का लॉसल लिए, अब 72 आया। संख्या के अंकों के योग का वर्ग, तो अब इसके अंकों का आप योग कीजिएगा तो क्या कहिएगा? 7 + 2, तो अंकों का योग कितना आ गया? 9 आ गया। तो अंकों का योग 9 आया। अब इसका वर्ग आपसे पूछा जा रहा है तो इसका वर्ग कर दीजिएगा। 9 का वर्ग कितना? 81। कहाँ था 81? आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था? 81। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक डिस्काउंट स्कीम में 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 में बेचा गया,
ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली। सबसे पहले तो इसका अंकित मूल्य कितना था, 500 था, और इस पे पहले 50% छूट दे दिया गया। 50% बोले तो आधा कर दिया गया, यानी कितना छूट दे दिए, यहाँ से 50% छूट दे दिए। तो 50% छूट देने के बाद ये आधा हो जाएगा, तो 500 कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा, यानी 250 होगा। लेकिन 250 में भी इसको नहीं बेचे, यहाँ से फिर कुछ छूट देके इसको हम 200 में बेच दिए हैं। कितना में बेच दिए, 200 में बेच दिए। तो अब एक्स्ट्रा कितना छूट दिए हैं, तो आप कहिएगा एक्स्ट्रा छूट आप यहाँ से कितना का दिए, 50 का दिए। तो रुपया में यानी यूनिट में ना 50 का छूट दिए, प्रतिशत में बताइए कि कितना का छूट दिए, तो आप कहिएगा 50 का छूट दिए। किस पर, तो 250 पर। 250 आ गया था, वहाँ से 50 छूट दे के 200 में बेचे, तो 50 का छूट किस पर से, 250 पर से, और प्रतिशत में लाना हो किसी को तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटिएगा तो 1/5 होगा। 1/5 आपका कितना प्रतिशत होगा, 20% होगा। आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या था, 20%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ के पढ़िएगा, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जल्दबाजी में इन सब प्रश्न में आप गलती कर जाइएगा। क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी वृद्धि कितना हुआ वही बताइए, ये मत बताइए कि वृद्धि के बाद वो संख्या कितना हो गया। तो आप कहिएगा 40 संख्या पहले से था और इसमें वृद्धि कितना किए, 40% किए, तो प्रतिशत हटाएंगे और नीचे में 100 आएगा। प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 आएगा। इसका आंसर क्या करना है, 16 करना है। और जल्दबाजी में आप क्या कीजिएगा, 40% वृद्धि किए ना, तो 40 पहले था, 16 बढ़ जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा क्या कि वास्तविक वृद्धि बताइए कि वृद्धि कितना किए, तो वृद्धि आप कितना का किए, 40 का 40%, यानी 16। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, और बोर्ड मास का प्रश्न जब भी आएगा ना, तो केवल बोर्ड मास को सॉल्व करना है, जो जो क्रिया पहले करना होता है उसको आप कीजिएगा। अब यही प्रश्न है, तो इस प्रश्न में एक जगह ऑफ है, एक जगह भाग है। ऊपर पहले भाग का क्रिया कर लेंगे, तो 1/6 में 1/6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और उसको गुना करेंगे 1/6 से, तो ऊपर में आपका क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। और फिर बड़ा बट्टा लगा लेंगे। यहाँ तो पहले ऑफ का काम करेंगे, तो 1/6 और ऑफ में है 1/6, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इधर 1/6 लिखे रहेंगे, और भाग है तो भाग लिख देंगे, और ऑफ को सॉल्व कर लेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। और माइनस में इधर क्या लिखा हुआ है, 1/36 पहले से मौजूद है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। अब ऊपर में तो 1/6 ही है, ऊपर में आपका क्या है, 1/6 है, और नीचे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 तो रहेगा, और इस भाग को अब गुना में बदलिएगा तो 36 ऊपर चल जाएगा, 36 ऊपर जाएगा और नीचे 6 रहेगा, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे इसको सॉल्व किए वो आप समझिएगा साइड में, कि 1/6 रहेगा और ये गुना में बदल के 36 पलट जाएगा, ये 1/36 36 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ लिख लिए। अब पहले से इस साइड माइनस में क्या है, तो कहेगा 1/36 है। अब इसको फिर ऊपर ले जाइएगा तो नीचे 1 होता है, पलटेगा तो 1 क्या बन जाएगा, ये भी 1/36, और उस साइड 1/36 इसका इंतजार कर रहा है। माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। कहाँ था 0, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या था, 0। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी प्रश्न इजी है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें ताकि हम कम समय में करें, वो आपको इस प्रश्न में सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहा, अफजल की मासिक आय 35,000 है, वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% कपड़ा पर और 15% किराए पर खर्च करता है। अफजल प्रति माह कितनी धनराशि की बचत करता है। आप कहिएगा उसका आय कितना है, तो उसका आय आपका था 35,000, और वो खर्च कितना कितना किया, 20%, 30% और 15%। तो 20 और 30 50, और 50 15 65, वो 65% खर्च कर लिया। तो आय हमेशा अपने आप में 100%,
और 100 में से 65% खर्च किए तो 100 में से 65 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 35%। यानी वो कितना बचत किया है 35%। अब इस प्रतिशत को हटाइएगा, नीचे में 2 जीरो आएगा, प्रतिशत हटता है तो नीचे में क्या आता है 2 जीरो आता है। तो एक स्टेप आप छोटा कर सकते हैं, इस प्रतिशत से 2 जीरो को आप काट लीजिए क्योंकि नीचे 2 जीरो आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। तो अगला स्टेप में आप क्या लिखिएगा 35 पर 1 जीरो और गुना में 35। अब 3500 को गुना कीजिएगा तो 35 को 35 से गुना कीजिएगा, 1225 पर 1 जीरो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कहाँ है 1225 पर 1 जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब कम समय में कैसे किए, एक तो तरीका आपको 35 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, इकाइयाँ 5 है, 1 जोड़ दिए 4, 4 दिया 12, 1225 कर दिए। या वो आप नहीं याद है तो आप कैसे करते, 1 जीरो तो लास्ट में आंसर में होगा और उसके बाद 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। यानी जीरो के बाद का अंक क्या होगा 5 होगा। 1 जीरो तो होना है और उसके बाद 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। जीरो के बाद कहाँ 5 था, तो केवल यही ऑप्शन है जहाँ जीरो के बाद क्या था 5 था। तो आपका आंसर क्या हो जाता डी हो जाता। तो आज का क्लास आप सीखे, क्लास आपको कैसा लगा, क्लास पसंद आया हो, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथी के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें कि वहाँ पर बेहतरीन तरीके के साथ सलूशन बताया जा रहा है। सब लोग आके यहाँ से लाभ लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।